सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ईयर 2020 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एजुकेटिंग फ्री वाइब्रेटिंग इन वैक्यूम। तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और टाइम के बीच में। और ग्राफ आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका फ्री वाइब्रेशन हो। तो आप जानते हैं फ्री वाइब्रेशन एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जिसमें एम्पलीट्यूड उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको अगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट की यहाँ पे एक लाइन शो कर रखी है और नीचे भी एक लाइन शो कर रखी है। तो ये इनके एम्पलीट्यूड इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। एक तरफ आप डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर देंगे और ऊपर की तरफ प्लस ए ले लिया एम्पलीट्यूड और नीचे की तरफ माइनस ए, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, टाइम एक्स एक्सेस में। तो ये ग्राफ हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आया था इससे, व्हेन अ टर्निंग फॉर्क वाइब्रेटिंग इज हेल्ड क्लोज टू ईयर। यदि हम एक टर्निंग फॉर्क ले, तो टर्निंग फॉर्क को अगर वाइब्रेट करा के कान के पास ले जाए तो वन हेयर इज फेंट, तो हमें कान पे आवाज क्या होती है, कम सुनाई पड़ती है। द सेम वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क, और उसी वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क को यदि हम सच दैट इट सीम इन कांटेक्ट विद द टेबल सरफेस, अगर एक टेबल सरफेस के पास रख देते हैं तो उसकी आवाज जो होती है वो ज्यादा सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, अ टर्निंग फॉर्क हेल्ड क्लोज टू ईयर, जब हमने कान के पास रखा तो कान के पास रखने से जो कान के आसपास की एयर है उसी के अंदर उसके वाइब्रेट क्या करेंगे, एयर के स्मॉल क्वांटिटी में वाइब्रेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो साउंड बनेगी वो यहाँ पे फेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और व्हेन द हैंडल ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क, और जब हैंडल ऑफ टर्निंग फॉर्क को हमने किस पे रख दिया, टेबल टॉप के ऊपर रख दिया। देखिए, ये आपका क्या हो गया, एक टर्निंग फॉग हो गया, और ये आपके टेबल की क्या हो गई, सरफेस हो गई। इसी सरफेस पे वाइब्रेट करा के हमने इसकी जो यहाँ पे हैंडल है वो इस तरह से रख दिया वाइब्रेट करा के, तो उसमें आवाज क्या होगी आपकी, ज्यादा सुनाई पड़ेगी। तो ऐसा इसलिए है कि उसका ज्यादा सरफेस एरिया वाइब्रेट करेगा, उसके एयर के पार्टिकल्स भी ज्यादा कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इसका रीजन है कि व्हेन द हैंडल ऑफ द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क इज हेल्ड अगेंस्ट द टेबल सेटअप, तो वहां पे फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगा टेबल टॉप पर, जिसके कारण टेबल टॉप के पास लार्ज एरिया होने से उसके आसपास के जो एयर होगी उसमें उसमें वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो एयर में जितना वाइब्रेशन बनता है उतनी ज़्यादा साउंड बनती है। तो उससे वो ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे और साथ के साथ लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो टर्निंग फॉर्क को अगर हम कान के पास ले जाते हैं तो एयर के जो वाइब्रेट होते हैं वो कम क्वांटिटी में वाइब्रेट होते हैं, तो सिर्फ आवाज उससे साउंड क्या हो जाती है, फेंट हो जाती है। और वही टर्निंग फॉर्क को अगर टेबल पर रख देते हैं तो टेबल वाइब्रेट होने से वहाँ के एयर के जो पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो भी आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, 2020 के क्वेश्चंस कर लिए, अब यहाँ पे करेंगे हम 2019 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a man playing flute is a table to produce note different frequency, मतलब फ्लूट बोलते हैं बांसुरी को। एक व्यक्ति है जो बांसुरी को बजा रहा है, उससे तरह तरह की उससे फ्रीक्वेंसी के नोट्स को वो क्रिएट कर रहा है। इफ ही क्लोज टू द होल्स नियर हिज माउथ, अगर वो बांसुरी के आस जो होल्स होते हैं उसके माउथ के पास वाले होल्स को बंद कर लेता है, तो विल द पिच ऑफ नोट प्रोड्यूस, क्या उसमें पिच बनेंगे, और बनेंगे तो वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि क्या इस तरह से, मतलब यहाँ पर देखिए, ये आपकी एक रफली मैंने बना दिया, ये बांसुरी हो गई। तो बांसुरी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं ये जगह जगह। तो वो आपसे कह रहा है यहाँ से कोई पर्सन साउंड, मतलब फूंक मार रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर क्लोज होल नियर हिज माउथ, अपने जो माउथ के आस पास के जो होल्स है वो उसको फिंगर से अपनी क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो बंद कर लेता है तो एयर कॉलम क्या हो जाता है, यहाँ पे एयर कॉलम यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर यहाँ से जा रही थी जो अंदर, वो अब एयर नहीं जाएगी, तो एयर कॉलम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से उसमें साउंड तो बनेगी लेकिन उसकी साउंड की जो पिच होगा वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा। तो पिच यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम के। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ पे, के अकॉर्डिंग यहाँ पे साउंड क्या पिच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:3, द व्हाट विल बी द देयर इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एम्पलीट्यूड को हम लिख दिया A1 और A2 से, तो ये आपको गिवन है 1/3। अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो देखिए इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इंटेंसिटी के लिए हमने I ले लिया, एम्पलीट्यूड के लिए A, तो A का स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ पे दो वेव के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा I1/I2 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमने A1 और A2 की वैल्यू लगा दी। तो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था रेशियो किसमें, इंटेंसिटी में। तो इंटेंसिटी में यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं इसको, I1:I2 इज इक्वल टू कितना, 1:9। तो ये 1:9 का इसमें रेशियो हो गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में रेशियो निकालना है। तो आप एक बात जानते होंगे, आपने पढ़ भी रखा है, तो पिच जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पिच बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मेंशन क्या करा हुआ है, सेम पिच। पिच अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। और किसी सेम चीज के बीच में अगर रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो हमेशा कितना आता है, 1:1 का ही रहता है। तो इसका प्रॉपर आंसर हो गया कि पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की है। और इन गिवन इन क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन टू वेव जो दे रखी है वो सेम पिच की दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जो रेशियो आएगा वो 1:1 का रहेगा। डिफाइन रेजोनेंस वाइब्रेशन। रेजोनेंस वाइब्रेशन, देखिए आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, जब किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो बॉडी बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। और उसके जो वाइब्रेशन होते हैं उसे बोलते हैं हम रेजोनेंस वाइब्रेशन, तो उसमें क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर तरीके से करेंगे तो क्या है, वाइब्रेशन ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ये देखिए जब रेजोनेंस होता है तो हमेशा वाइब्रेशन क्या होता है, ग्रेटर मिलेंगे आपके एम्पलीट्यूड के। तो वो तब, और वो कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन की इक्वल किसको हो जाती है, फ्री वाइब्रेशन, बॉडी के जो फ्री वाइब्रेशन होते हैं उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तब उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। और उसके जो वाइब्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मेक पॉसिबल रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय वॉइस विदाउट सीइंग देम। आप बिना देखे किसी को कैसे पहचान लेंगे कि ये किसकी वॉइस है। तो उसके लिए हम क्वालिटी या टिम्बर, आपने पढ़ रखा है, इसको क्वालिटी या टिम्बर लिखेंगे, एंड नहीं लगाएंगे। तो या तो क्वालिटी लिख सकते हैं या टिम्बर, अगर दोनों लगाएंगे तो और करके भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो जो बिना देखे हम किसी की व्यक्ति की क्वालिटी बता देते हैं वो क्या किस में आता है, क्वालिटी या टिम्बर। जैसे कि एक ही सॉन्ग्स को अगर दो लोग गाते हैं तो गाने में अंतर होगा, आप गाने में आवाज़ बता देंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा सॉन्ग गा रहा है, तो आपको ये आइडिया मिल जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग मार्च पास्ट वी हेयर अ बेस ड्रम डिस्टिंक्टली फ्रॉम डिस्टेंस कंपेयर टू द साइड ड्रम। जब देखिए मार्च पास हो रहा तो हमें दूर से आवाज सुनाई पड़ती है, किसकी दूर से आवाज सुनाई पड़ती है, बेस ड्रम की। बेस ड्रम किसे बोलते हैं, जो ड्रम आपके ऊपर से बजाने वाले होते हैं। और साइड ड्रम क्या होते हैं, जो आपके साइडों से बजाने वाले होते हैं इधर। तो जो बेस ड्रम होते हैं उसकी उसकी जो बेस ड्रम और किस में कंपेयर की जा रही है, साइड ड्रम में। तो वो किस तरह से आपको उसमें अंतर पता चलेगा, तो देखिए बेस ड्रम में जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा इसमें पूछ क्या रहा है, नेम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एसोसिएट विद अबव ऑब्जर्व। इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक्स होगा, तो यहाँ पे होगा आपका एम्पलीट्यूड, बिकॉज एरिया जो बेस ड्रम का होगा वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू साइड ड्रम के। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब किससे होता है, आपने पढ़ रखा होगा, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एरिया पे। अच्छा आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गिव अ रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, इसका रीजन बताना है।
तो रीजन क्या हो गया, बेस ड्रम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया कंपेयर टू द साइड ड्रम, तो लाउडनेस इज इंक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशन, इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे टू पेंडुलम सी एंड डी जो है वो सस्पेंडेड किए गए फ्रॉम अ वायर से। अकॉर्डिंग फिगर पेंडुलम सी इज ऑसिलेटेड बाय डिस्प्लेसिंग इट, सी को हमने हिला के क्या कर दिया, छोड़ दिया मीन पोजीशन से, तो इट इज सीन दैट, तो ये देखने में मिलता है कि डी भी आप इसमें वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन में बताया गया सी को हमने वाइब्रेट करा है और सी की वजह से डी भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन सी विल एजुकेट, तो सी में किस टाइप का ऑसिलेशन होगा। तो देखिए आपने दो प्रकार के ऑसिलेशन पढ़े होंगे, फ्री वाइब्रेशन होता है एक और एक फोर्स होता है। तो सी पे आपका जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, और सी जब डी से टकराएगा तो टकराने में लगेगा फोर्स वाइब्रेशन, तो सी में जो होगा आपका फ्री वाइब्रेशन होगा, फ्री वाइब्रेशन को डैम्प वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ ऑसिलेशन डी, डी में कौन सा लगेगा, तो डी में हो जाएगा आपका फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि डी पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द लेंथ ऑफ डी इज मेड इक्वल टू द सी व्हाट डिफरेंस विल यू नोटिस इन द ऑसिलेशन ऑफ डी, अगर सी डी के इक्वल हो जाता है तो इक्वल होने में ये इसकी ये फ्री ऑसिलेशन है, फ्री यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये इसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये अगर दोनों बराबर हो जाएंगी तो इस केस में दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो डी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर दोनों की लेंथ सेम हो जाती है। तो डी वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड एज सी, तो डी बिल्कुल उसी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा जिससे कि सी कर रहा था, तो सी जितनी तेजी से करेगा क्योंकि उसी की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा। और कह सकते हैं सी एंड डी वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अल्टरनेटली, और सी और डी दोनों ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमेनन व्हेन द लेंथ डी इज मेड इक्वल, अगर डी सी की लेंथ इक्वल होगी तो उस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, तो आपने देखा कि जब लेंथ इक्वल हो जाएगी तो उनका एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, और लार्ज एम्पलीट्यूड कब होता है, जब रेजोनेंस हो, और रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस के कारण ये प्रोसेस होगी, तो वो नाम पूछ रहा था, नेम द फिनोमेनन का नाम हो गया यहाँ पे रेजोनेंस। तो यहाँ पे ये 2019 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे 2018 के क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या आपसे एक ग्राफ के रूप में है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिखाया है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है और एक तरफ आपका क्या है, डिस्टेंस है। टू साउंड वेव दिखाई है, देखिए दो साउंड वेव है, एक आपकी ए है एक आपकी ए है और एक आपकी क्या है, बी है। जरा येलो हाइलाइटर ले लेते हैं, येलो हाइलाइटर से आपको क्लियर होगा समझने में। देखिए यहाँ पे दो साउंड वेव है, एक ए है, इसको मैंने येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये ए वेव चल रही है, और इसके नीचे जो है ये आपकी बी वाली वेव जा रही है। तो ये दो वेव आपको दिखाई गई है, इसको स्टडी करके आपको ये बताना है कि कंपेयर करना है एम्पलीट्यूड में और वेवलेंथ में। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या दिखाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आप देखेंगे ए का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ए का एम्पलीट्यूड कितना है आपका 20, और बी का एम्पलीट्यूड कितना है 10। तो आप जब कंपेयर करेंगे एम्पलीट्यूड में तो ए का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और बी का कम है, तो इसका एम्पलीट्यूड में जब रेशियो निकालेंगे तो ए और बी में रेशियो कितना आ जाएगा, 20:10, और जब कैंसिल करेंगे 0 से 0 तो 2:1, तो यहाँ पे कितना रेशियो मिल जाएगा आपका 2:1 एम्पलीट्यूड में। कैसे पता चला, इसको मीन पोजीशन से देखते हैं, तो मीन पोजीशन से जो ए वाला है वो 20 पे जा रहा है और बी वाला जो है वो 10 पे जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड में रेशियो आ गया। सेकंड पूछ रहा था वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ में आप देखेंगे तो वेवलेंथ कहलाती है एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो वेव के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये बी की वेवलेंथ दिखाई मैंने, इसमें केवल दो ही वाइब्रेशन है, और ए में जो वाइब्रेशन आया था उसमें चार टाइप से ये हो रहे हिसाब से अप एंड डाउन करके, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा आपका 1:2। 1:2 कैसे आया, उसमें 2:4 करके हमने यहाँ पे 2 से कैंसिल करना, 2 1 जा 2 और 2 2, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा
1:2 का के अकॉर्डिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वाइब्रेशन ऑफ बॉडी? फ्री वाइब्रेशन ऑफ बॉडी क्या होती है? वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। देखिए कोई चीज किसी के अब्सेंस यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स ना लगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब कोई बॉडी केवल वैक्यूम में वाइब्रेट करे। वैक्यूम में एयर के पार्टिकल्स नहीं होते और अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं होते। तो जब वो वाइब्रेट करेगी तो वो किसी चीज से टकराएगी नहीं, जब टकराएगी नहीं तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि फ्री वाइब्रेशन तभी हो सकती है जब कोई भी एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्या हो, अब्सेंस हो, यानी कि कोई भी एयर का पार्टिकल्स भी प्रेजेंट ना हो। उस केस में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और इस टाइप के वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। Why does the amplitude of vibrating body continuously decrease during the damped vibration? डैम्प वाइब्रेशन कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, उसे बोलते हैं डैम्प। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि अगर किसी बॉडी को हम वाइब्रेट कराते हैं तो अगर वो एयर में करेंगे तो एयर के पार्टिकल से टकराएंगे तो उनकी एनर्जी वहां पे लॉस हो जाएगी और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का कम होता जाएगा। तो आंसर इसका द एनर्जी इज लॉस टू द सराउंडिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम। फ्रिक्शन किसे बोल रहे हैं? फ्रिक्शन का मतलब है एयर के पार्टिकल से टकराने से उसका फ्रिक्शन लगेगा तो उससे एनर्जी लॉस होगी। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही ये घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूछ के आ रहा है और क्या नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए बोर्ड में फिजिक्स में क्वेश्चन इसी ही टाइप के आते हैं, घुमाए फिराए जाने वाले, जो आपने मोस्टली पढ़े नहीं होते। तो इसलिए 10 ईयर्स से बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन को समझने में कि बोर्ड हमसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको बड़े क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। द डायग्राम अबव शो अ वायर स्ट्रेच ओवर अ सोनोमीटर। देखिए ये एक सोनोमीटर है, ये इसके ऊपर ये हमने एक वायर को कस के इस पर टाइट कर रखा है क्लैंप लगा के। सीम्स ऑफ टू वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क ए एंड बी टच टू द वुडन बॉक्स ऑफ स्नोमैन। अब देखिए यहाँ पर पास दो टर्निंग फॉर्क है, एक है हमारे पास ए और एक है बी। दोनों को वाइब्रेट करने के बाद हमने इसको इससे टच कराया। अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट, तो ये देखा गया पेपर राइडर। पेपर राइडर क्या, देखिए ये एक पेपर राइडर है। ये पेपर राइडर को मैं आपको समझाऊं, जैसे ये एक वायर है, कपड़े सुखाने का वायर है, उसके ऊपर कपड़े के एक हिस्सा इधर डाल देते हैं टॉवल और उसके एक हिस्सा पीछे की तरफ डाल देते हैं, तो टॉवल उस पर वायर पे लटका रहता है। तो यहाँ पे टॉवल तो नहीं है, एक छोटा सा पेपर लिया, उस पेपर को फोल्ड करके इसके वायर के ऊपर हमने इस तरह से डाल दिया, जैसे कि हमने टॉवल को सुखाने के लिए वायर के ऊपर डालते हैं। तो बिल्कुल वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मॉल पीस पेपर फोल्डेड हमने इसके सेंटर पे कर दिया, सेंटर से फोल्ड करके इस पे वायर पे लटका दिया। प्रेजेंट ऑन द वायर फाइल्स फ्लो फ्लाइज ऑफ व्हेन द स्टेम वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि जब हमने बी को टर्निंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट कराया और वाइब्रेट कराने के बाद इससे वुडन से टच कराया, जब ये वुडन टच होगा तो ये वायर भी वाइब्रेट होगा और ये वाइब्रेट वायर होगा तो ये हिलेगा, ये हिलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब बी से हम वाइब्रेट करा रहे हैं तो ये क्या होता है, फ्लाई ऑफ हो जाता है। इसका मतलब उड़ के गिर जाता है नीचे, वायर से गिर जाता है। वायर से कब गिरेगा ये, जब नेचुरली उसका वाइब्रेशन बहुत तेज होगा। देखिए टॉवल को अगर वायर से गिराना है बिना टच किए तो आप वायर को बहुत तेजी से लाइए, तो वायर को हिलाने से टॉवल उस पे से हो सकता है गिर जाएगा। टॉवल बड़ा होता है लेकिन कागज बहुत छोटा है तो कागज बहुत आसानी से गिर जाएगा। तो बी से जब हम लेके आए तो ये पेपर राइडर जो होता है वो यहाँ से उड़ के नीचे चला जाता है, गिर जाता है। फिर आपसे कहा गया है नेक्स्ट, when stamp the vibrating turning fork we touch the wooden box the paper just vibrate। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि the wire flies off when the stem of vibrating turning fork we touch, और इसमें क्या है, the wooden box the wooden box paper vibrate when stem of vibrating turning fork A is touch। देखिए A से टच कराने पे क्या है
कि यहाँ पे वाइब्रेशन क्या बनेंगे, कम बन रहे हैं। तो कम बनने से ये नीचे नहीं गिर रहा है बल्कि केवल वाइब्रेट कर रहा है। तो दोनों में अंतर है। ए से टच कराने पे ये केवल हिल रहा है कागज, और बी से टच कराने पे ये क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। तो इसका मतलब वाइब्रेशन किसके कारण ज्यादा बन रहे हैं, टर्निंग फॉग बी के कारण। तो ये अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस पे क्या पूछा गया, नेम द फिनोमिनन व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट। पेपर राइडर जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या चीज का नाम देंगे। तो ये केवल फोर्स वाइब्रेशन दिया, इसने इसको फोर्स दिया, और फोर्स के कारण ये वायर हिला, वायर के कारण ये भी वाइब्रेट होने लगा। तो ये पहले का आंसर हो गया आपका फोर्स वाइब्रेशन। सेकंड में पूछ रहा है, नेम द फिनोमिनन व्हेन द पेपर राइडर फ्लाई ऑफ। जब वो उड़ के गिर गया तो उसको क्या देंगे, उसको कहेंगे हम रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस कहा हमने, क्योंकि जो बी की वाइब्रेशन पावर है वो इस वायर की वाइब्रेशन से मैच कर गई, और ये बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करने लगा, जिसके कारण उससे पेपर क्या हो गया, फ्लाई ऑफ हो गया। थर्ड पूछ रहा, व्हाई डज पेपर राइडर फ्लाई ऑफ व्हेन द स्टेम ऑफ टर्निंग फॉर्क बी इज टच टू द बॉक्स। तो इसका रीजन आप जानते ही, आपने रेजोनेंस पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फॉर्क बी की मैच किससे कर गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच वायर से, जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, लार्ज हो गया। मेरे यहाँ डॉग्स है, तो कभी कभी वो डॉग्स जो होता है डिस्टर्ब करता है। और डॉग्स एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि कब भौंकना है कब नहीं भौंकना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर करा करिए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना कि मैं वीडियो को कट करके उसको आवाज़ को हटाऊँ। तो इन्जॉय, डॉग की आवाज़ भी इन्जॉय करिए बीच बीच में। चलिए देखिए, 2017 पे आ जाते हैं यहाँ पे हम। तो 2017 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर दैट डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ द नोट्स, पिच ऑफ द नोट्स। तो ये आपने बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, आपने पढ़ा होगा, तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। अब पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यही आपसे आंसर पूछा जा रहा है, नेम द फैक्टर, उन फैक्टर के नाम बताओ जो डिटरमाइन करे जाते हैं। तो लाउडनेस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, या फिर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। सेकंड, क्वालिटी या टिम्बर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, वेव फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो अदर। ऑब्लिक में ये है कि आपको दोनों नहीं लिखना, कोई एक आंसर लिखना है। नंबर ऑफ ओवरटोन प्रेजेंट इन द वेव। तीसरा, पिच ऑफ द नोट्स, पिच ऑफ द नोट्स में किसको कह सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। व्हाट आर डैम वाइब्रेशन, डैम वाइब्रेशन क्या होते हैं, गिव वन एग्जांपल। तो अभी आपने देखा था डैम वाइब्रेशन क्या होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और फाइनली वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं डैम वाइब्रेशन। प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, द पीरियोडिक वाइब्रेशन डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है, किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्स के कारण, उसको हम बोलेंगे डैम वाइब्रेशन। अब इसके एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं हम। अब वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉग इन एयर, हमने थोड़ा देर उसको वाइब्रेट कराया, वाइब्रेट कराएंगे तो आप जानते हो टर्निंग फॉग कुछ टाइम का रुक जाएगा। तो ये आपका डैम वाइब्रेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को अगर उसकी मीन पोजिशन से हिला के छोड़ा जाएगा तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। थर्ड आप दे सकते हैं, आ स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री पुल एंड रिलीज। पेड़ को, एक पतले से पेड़ को आपने हिला के छोड़ दो तो वो भी स्टे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एनीवन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपसे केवल पूछा जा रहा था गिव वन एग्जाम्पल। तो तीन एग्जाम्पल दे दिए, इसमें से जो आपको आसान इजी लगता हो वो आप इसमें से दे सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है, तीनों नहीं देने आपको, एनी वन। देखिए एक इंटेलिजेंसी वही होती है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए जवाब भी आपको उतना ही देना चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल पूछा है तो आप एक ही दीजिए, उसको एक्स्ट्रा नहीं देना आपको, वो इंटेलिजेंसी नहीं मानी जाती है। लिखा इसलिए कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। नेम द फिनोमिनन दैट कॉज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉग इज केप्ट प्रेस ऑन द सरफेस टेबल। देखिए जब हम फॉग को टेबल के ऊपर रखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाउड बनती है। तो उसका रीज़न आप, उसका आपका फिनोमिनन पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं वो फिनोमिनन क्या हो सकता है। अगर बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा तो हो सकता है वो रेजोनेंस बन जाए, और अगर नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है फोर्स वाइब्रेशन बन। हमने यहाँ पे 2017 तक कर लिए, अब यहाँ पे 2016 पे पहुँच गए हम।
व्हाट इज द मीन बाय द नॉइज पॉल्यूशन? नेम वन सोर्स ऑफ साउंड कॉजिंग नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? हाउ साउंड प्रोड्यूस, सिंपल कह सकते हैं कि जो म्यूजिक होता है, जो हमें म्यूजिक सुनाई पड़ता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो प्लीजेंट साउंड होती है। जो प्लीजेंट साउंड होती है दैट आर म्यूजिक, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती साउंड की, वो आपकी क्या होती है? नॉइज पॉल्यूशन। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे मेरे डॉग ने बाग कर दिया तो सडनली ये नॉइज प्रोड्यूस हो गया, हालांकि मेरी भी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जो साउंड जो है आपकी, एक तो इरेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टरबेंस से आती हो, मतलब एक प्रॉपर नोट्स के रूप में नहीं आ रही है, और यूजली आ डिसकंटिन्यूस साउंड होती है, तो उस साउंड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके सोर्स बताना है, एक सोर्स आपको मैं तीन चार बता देता हूँ। तो सोर्स साउंड नॉइज पॉल्यूशन के बहुत आपके एग्जाम्पल आपके आमने सामने देखने को मिलते हैं। रोड रोलर, सड़क पे बन रही है तो रोड रोलर से आवाज़ आएगी। कोई इंडस्ट्रीज में मशीन लगी है वो भी आवाज़ करेगा, बस ट्रक कार। तो ये सब क्या है? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारी साउंड हमारे लिए क्या होती है? नॉइस होती है, क्योंकि ये सॉन्ग्स की तरह म्यूजिक के रूप में प्रोड्यूस नहीं होती है आवाज़। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन द ट्यूनिंग और रेडियो सेटअप पर्टिकुलर स्टेशन। देखिए, जब हम रेडियो को सेटअप करते हैं तो इसका मतलब है कि रेडियो में कई प्रकार के चैनल आते हैं। एफएम आ गए, 91, कई तरह के एफएम्स होते हैं। तो ये कैच करने का तरीका ये होता है कि हम जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करा देते हैं, वो स्टेशन यहाँ पे कैच होने लगता है, और वो किसके कारण? ड्यू टू द रेजोनेंस। तो अब आप समझ गए हैं कि जो रेजोनेंस होता है उसी से ही टीवी के चैनल, रेडियो, मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं मिलने का कारण सबका क्या है? रेजोनेंस। उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी बतानी है यहाँ पे सेकंड पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट में आप नाम बताएंगे तो नाम आपका हो गया रेजोनेंस, और रेजोनेंस आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम्पल और रेजोनेंस। when the frequency of externally applied periodic force on the body is equal to the natural frequency, the body readily begins to vibrate with increased amplitude. This phenomenon is called resonance. तो समझ गए कि जिसकी जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो बॉडी एक लार्ज एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब यहाँ पे हम कौन से ईयर पे आ गए? 2015 पे। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे साउंड चैप्टर के ही कर रहे हैं, और ये भी स्पेशली ध्यान रखिए केवल सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जो सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग है वही क्वेश्चंस यहाँ पे कर रखे हैं। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिव फ्री वाइब्रेशन। सबसे स्टार्टिंग का वीडियो का पहला क्वेश्चन था जो रिपीट हो चुका है, 2020 में आया था, अब ये रिपीट हुआ है 2015 में। तो ये हमने ग्राफ बनाया था कि जब फ्री वाइब्रेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे एम्पलीट्यूड आपका सबका सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे। ये फर्स्टली क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें सेकंड पूछ रहा है, वेयर कैन अ बॉडी एजुकेट फ्री, बॉडी कहाँ पे फ्री वाइब्रेशन कर सकती है? फ्री वाइब्रेशन का मतलब है कि वो वाइब्रेशन करना कभी बंद ना करे। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल वहाँ हो सकता है जहाँ पे आप वैक्यूम में वाइब्रेट करा रहे हैं। अब वैक्यूम में वाइब्रेट कहाँ करा सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत पहले घड़ी आती थी जिसके नीचे पेंडुलम लटका हुआ होता था। उस घड़ी में खास बात थी कि वो पेंडुलम कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बैट उसके अंदर सेल डाल रखा हो उससे मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया था, और वैक्यूम क्रिएट करके उसको मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके छोड़ दिया गया। तो वो क्या है? कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो वो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम इसके हिसाब से ये कहेंगे कि कहाँ पे आप ये फ्री वाइब्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो है इन वैक्यूम में, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी ना हो, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और एम्पलीट्यूड आपके बिल्कुल सेम के सेम बने रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत तरह के आते हैं इस टाइप से, इनको भी अच्छे से करना जो भी आपकी बुक्स में है। इन द डायग्राम बिलो ए बी सी डी आर फोर पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम प्लास्टिक स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग से सबको लटका दिए गए हमने। द लेंथ ऑफ ए और सी, देखिए इसमें लेंथ ए की और सी की लेंथ क्या है? इक्वल है यहाँ पर। वाइल द लेंथ ऑफ बी इज स्मॉलर देन डी, और बी सबसे छोटी लेंथ का है और डी सबसे बड़ी लेंथ का है।
पेंडुलम ए इज सेट अप मोड ऑफ वाइब्रेशन। पेंडुलम ए को हमने क्या करा, हिला के छोड़ दिया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम बी एंड डी। तो वाइब्रेशन बी और डी में कौन सा वाइब्रेशन होगा, तो ये होगा फोर्स वाइब्रेशन। जब ए को मूव कराएंगे तो ए से भी टकराएगा, सी से भी टकराएगा और डी से भी। तो जिनसे भी टकराएगा, यहाँ पे आपसे बी और डी की बात कर रहे हैं तो हम बी और डी के हिसाब से बात करेंगे कि वो उनको क्या करेगा, फोर्स कराएगा, फोर्स वाइब्रेशन देगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सी पेंडुलम। सी का पेंडुलम का ये है कि सी जो वाइब्रेट करेगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। और लार्ज एम्पलीट्यूड में भी वाइब्रेट करेगा कंपेयर टू बी एंड डी से। तो द स्टेट ऑफ पेंडुलम सी रेजोनेंस, ये रेजोनेंस को दिखा रहा है बिकॉज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम सी इज द सेम एज द दैट ऑफ ए के। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द रीजन फॉर द टाइप ऑफ वाइब्रेशन पेंडुलम बी और सी। देखिए बी की लेंथ ए से बहुत कम है तो बी सबसे कम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, और ए की लेंथ सी के बराबर तो सी सबसे ज़्यादा करेगा। और यहाँ पे आपसे कंपेयर बी और सी में करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बी का एम्पलीट्यूड सबसे लार्ज होगा क्योंकि इसकी लेंथ इसके इक्वल है, और बी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा क्योंकि इसकी लेंथ इससे लेसर है ए से। तो यही मैंने आंसर में लिख रखा है द पेंडुलम ऑफ सी वुड बी वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। सी लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेगा रेजोनेंस के कारण, और रेजोनेंस कब होता है, जब दोनों की लेंथ सेम हो। जबकि पेंडुलम बी की लेंथ क्या है, लेसर देन ए है, तो हेज बी वुड बी वाइब्रेट विद द स्मॉलर एम्पलीट्यूड। स्टेट द सेफ लिमिट ऑफ साउंड लेवल इन टर्म ऑफ डेसिमल फॉर ह्यूमन हियरिंग। तो डेसिमल के रूप में कितनी साउंड की लिमिट होती है, आप याद कर लीजिएगा, 0 से 80 डेसिबल होती है, और इसको ये भी कह सकते हैं बिलो 80 डेसिबल। नेम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन रिलेशन इन वेव फॉर्म। देखिए वेव फॉर्म में कौन सा आता है, लाउडनेस, पिच, या फिर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। तो यहाँ पे आप जानते हो वेव फॉर्म में आता है क्वालिटी या फिर टिम्बर, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आ गए 2014 पे। द एडजस्टेंट डायग्राम शो द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन पी क्यू आर दिखा रखे हैं। तो पहला पूछा जा रहा है क्वेश्चन विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउडर साउंड। सबसे ज़्यादा लाउडर साउंड किस में लेगी, तो लाउडर का मतलब लाउडनेस, और अभी आपने पढ़ा लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, जो मीन पोजीशन के सबसे ज़्यादा दूर वाइब्रेट करे। सबसे ज़्यादा दूर वाइब्रेट करने वाला मीन पोजीशन के कौन हुआ, अगर हम लाइन ड्रॉ कर ले सब में एक मीन लाइन, तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन के वो है आर। तो लाउडनेस किसकी ज़्यादा होगी, इसमें से आर की। तो आर विल बी प्रोड्यूस लाउडर साउंड बिकॉज एम्पलीट्यूड इज मोर देन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू से सबसे ज़्यादा लार्जर है। द साउंड ऑफ विच स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम सिलिनेस। सिलिनेस का मतलब हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कैसे पता चलते हैं, देखिए एक ही लेंथ में सब तीनों वायर एक ही लेंथ में दिखाए हैं, ये एक ही लेंथ में 3 टाइम्स अप एंड डाउन हो रहा है, और ये 2 टाइम्स हो रहा है, और ये 1 टाइम। तो ये बता रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि ये एक ही लेंथ में कई बार अप एंड डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, पी की। तो द साउंड ऑफ पी स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम सिरिलनेस। और तीसरा क्वेश्चन है स्टेट द रेशियो ऑफ पी एंड आर। तो पी और आर में कितना रेशियो, पी में देखिए 3 टाइम्स है और आर में 1 है, तो उल्टा करना है, यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, पी का लेंगे 1 टाइम और आर का लेंगे 3 टाइम। तो रेशियो क्या हो जाएगा, पी इज टू आर में 1:3 का। बहुत नज़दीक आ गए, बस 2013 पे पहुंच गए। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म एम्पलीट्यूड, का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखिए ये पहले डेफिनेशन देखते हैं, एम्पलीट्यूड जानते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अभी आपने कई बार देख लिया, ये मीन पोजीशन है, इसके ऊपर की तरफ वाइब्रेट हिलना या फिर इसके नीचे की तरफ वाइब्रेट करना, तो वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो उसका बताती है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्म बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ये नंबर 1 सेकेंड में वेव जितने भी वाइब्रेट कर सकती है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी।
तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार आर प्रोवाइड विद होलो बॉक्स। जितने भी देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके अंदर एक खाली बॉक्स रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसका रीजन ये है कि खाली बॉक्स के अंदर एयर होती है और एयर क्या करती है, जब आप स्ट्रिंग को या म्यूजिक को मतलब प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें एयर कॉलम में एयर वाइब्रेट करती है जो उस फ्रीक्वेंसी के स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो देखिए इसका प्रॉपर आंसर देखेंगे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार आर प्रोवाइड विद अ होलो बॉक्स सो दैट व्हेन द स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग में म्यूजिक छेड़ेंगे तो वाइब्रेशन करेंगे तो उसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, और फोर्स वाइब्रेशन के कारण जो बॉक्स के अंदर एयर भरी होगी उसमें एयर के पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे और वो सारे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेंगे और जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें साउंड क्रिएट होगी। तो ये इसका रीज़न है साउंड बॉक्स में रखने का, कि साउंड बॉक्स म्यूजिक में साउंड बॉक्स क्यों रखा जाता है। साउंड बॉक्स कह लो या होलो बॉक्स कह सकते हैं। अब वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क इज प्लेस ओवर द माउथ partially filled with the tap of the bottle is open, water level gradually start falling in the found the sound from the turning fork become very loud particular length। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वाटर कॉलम है, तो पहले आपको नाम बताना है कि ये इसमें मतलब कौन से प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे वेरी लाउड प्रोड्यूस हो रही है, तो वेरी लाउड कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका क्या होता है, रेजोनेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाई डज द साउंड बिकम लाउड, क्यों हुई, क्योंकि आप जानेंगे जब due to the resonance because when the frequency of air column becomes किसके इक्वल हो जाएगी, frequency of the turning fork के। ये कई बार आ चुका है। 2012 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विल चेंज देयर इज ए चेंज। देखिए एम्पलीट्यूड से किसको चेंज कर सकता है, और वेव फॉर्म आपने पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस, और वेव फॉर्म होती है क्वालिटी या टिम्बर। तो ये किसको बताएगा, लाउडनेस को, और ये बताएगा क्वालिटी और टिम्बर को। Name one factor which affected the frequency of sound emitted by due to the vibration in AN column। तो वो हो गए लेंथ ऑफ एयर कॉलम। नेम ऑफ द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग साउंड लेवल। साउंड लेवल की यूनिट किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। डेसिबल को शॉर्ट में स्मॉल डी और फिर कैपिटल बी लिखते हैं। द डायग्राम बिलो शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला पूछ रहा नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो कम होने में कौन सा होता है, डैम्प्ड। डैम वाइब्रेशन हो गया पहले का आंसर। दूसरा पूछ रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ द बॉडी, ऐसे कोई एग्जांपल बता डैम का, तो अभी हमने देखा था टर्निंग फॉर्क, सिंपल पेंडुलम, कई तरह के एग्जांपल मिल जाएंगे। थर्ड पूछा रहा व्हाई इज द एम्पलीट्यूड वेव ग्रेजुअली डिक्रीज, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन काम कर रहा है, एयर से इसके पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, टकराने से इनकी एनर्जी लॉस हो रही है जिसके कारण इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर एनर्जी इज कंटिन्यूसली लॉस्ट। फिर है व्हाट विल बी हैपन टू द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वाइब्रेशन का क्या होगा, तो बिल्कुल क्लियर है कि जब वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो उनकी एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप हो गया इसका एम्पलीट्यूड। तो आफ्टर सम टाइम वाइब्रेशन ऑफ बॉडी फाइनली स्टॉप। व्हाट इज द मीन बाय रेजोनेंस, ये भी पढ़ चुके हैं हम। तो ये डेफिनेशन वही है कि जब किसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो बॉडी बहुत बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करती है। तो उसको मैं, आप पहले भी अभी आ चुका है ये। स्टेट टू वे इन विच रेजोनेंस डिफर फ्रॉम फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशन में डिफरेंस लिखना है आपको, कोई भी दो डिफरेंस लिख सकते हैं आप। तो इन रेजोनेंस वाइब्रेशन बॉडी में जो एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। जबकि फोर्स वाइब्रेशन में जो है ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। तो पहला रीजन, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन बहुत ही लार्ज होता है, जबकि फोर्स वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन लार्ज होना ज़रूरी नहीं है बल्कि उससे कम ही होगा, तो हम कह सकते हैं स्मॉल। अब यहाँ पे लास्ट ईयर के रह गए क्वेश्चन 2011 के। पहला क्वेश्चन है व्हेन एक्वेस्टिक रेजोनेंस टेक प्लेस लाउड साउंड इज हियर। इसमें लाउड साउंड क्यों आती है,
तो आप जानते हैं लाउड साउंड का आने का रीज़न कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो बॉडी की है वो इक्वल हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स के, तो इसलिए वाइब्रेशन उसका क्या होता है, लार्ज हो जाता है। और लार्ज होने से जब लाउडनेस बढ़ेगी तो उसका लाउडनेस क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, तो इसलिए ये पूछा जा रहा था लाउड क्यों होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। थ्री म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिव आउट द नोट्स एट देयर फ्रीक्वेंसी। तीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ये दे रखी है, फ्लूट की फ्रीक्वेंसी है, गिटार की है, ट्रम्पेट की है। तो विच वन ऑफ द हैज हाईएस्ट पिच, किसका पिच ज़्यादा होगा। देखिए पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इट मीन्स पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना पिच बढ़ेगा। तो अगर पिच आपको हाईएस्ट चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो आप इसमें ढूंढेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ट्रम्पेट की है। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, सो ट्रम्पेट हैज द हाईएस्ट पिच। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डज द टर्निंग फॉक, किससे ये मैच करेगा। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस करने के लिए क्या होता है कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो उसका 2 टाइम्स हो, 2 टाइम्स ना तो 3 टाइम्स हो, तो इस तरह से वो उसको रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पे 256 अगर इसमें नहीं है तो 256 का डबल यहाँ पे प्रेजेंट है 512, तो ये इसके संग रेजोनेंस करेगा। डबल के संग, ट्रिपल के संग, होल नंबर में जो भी उसको मल्टीपल मिल जाएगा वो उसके संग रेजोनेंस करेगा। तो इसका आंसर हो गया, ये किसके संग रेजोनेंस करेगा, 512 के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे की फटाफट वीडियो को बनाऊं। आपको ये वीडियो मिलती रहे, और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि ये मैंने मेहनत बहुत करी है मैंने इसको बनाने के लिए। और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इसको अदर्स को शेयर करना मत भूलिएगा।